हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल पर। और आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज की 27th डे की शुरुआत। और अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरे से मिल रहा है तो वो जरूर जानना चाहेगा कि मिरेकल सीरीज आखिर में है क्या। तो मिरेकल सीरीज के अंदर हम क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसका एंटायर सिलेबस कवर करने वाले हैं जस्ट 60 डेज। इसका मतलब ये नहीं है कि हम टॉपिक्स स्किप करेंगे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बहुत जल्दी जल्दी भागते भागते पढ़ाई करेंगे। आराम आराम से पढ़ेंगे, हर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, बट फिर भी हमारा सिलेबस 60 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है कि फिजिक्स क्लास 12th की फिजिक्स जो है वो केवल और केवल 60 दिन की ही डेडिकेटेड मेहनत डिमांड करती है। इससे ज़्यादा अगर टाइम आप दे रहे हो फिजिक्स को तो इसका मतलब आप जिंदगी के अदर पहलुओं की मौज नहीं उड़ा पा रहे हो। वो एक अलग टॉपिक है, खैर उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। आज के वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है करंट डेंसिटी, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बेसिकली हम कंडक्टर के बिल्कुल अंदर घुसेंगे और हर एटम के लेवल पर जाकर देखेंगे कि करंट बेसिकली किस तरीके से फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर। और बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस होगा, मजा आएगा आपको काफी, राइट। और काफी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आज तक जिन चीजों को आप रटते चले आते थे ना, वो काफी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। एंड फिर हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टर्स के बारे में, कैसे बनाए जाते हैं, इनका काम क्या है, ठीक है ना। ये सारी की सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारी ये जो सीरीज है मिरेकल सीरीज, उसका टारगेट क्या है? तो उसका टारगेट है फियर ऑफ फिजिक्स को रिमूव करना। आपको फिजिक्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ना, उसका जो जड़ है वो है फियर। और अगले 60 दिनों के अंदर मैं आपका वो जो फियर है फिजिक्स का, उसको जड़ से खत्म कर दूंगा। और एक बार वो डर खत्म हो गया ना, तो फिर आप बोर्ड्स भी फोड़ सकते हो, नीट का एग्जाम भी फोड़ सकते हो, जेई मेंस का एग्जाम भी फोड़ सकते हो। मतलब इस सीरीज को आपको किस एग्जाम के लिए यूज करना है वो आप डिसाइड करो। मेरा काम है आपका जो मेन हर्डल है उसको दूर करना, फिजिक्स से आपको प्यार करवाना। दैट इज माई मेन मोटो, राइट। सो इंट्रोडक्शन काफी हो गया, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, राइट। तो जब हम करंट के बारे में बात करेंगे ना, तो शुरुआत हम कहां से करेंगे? ये जानने से कि आखिर में करंट होती क्या है, व्हाट इज करंट, राइट। तो सबने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा, और यहां पर भी हमारी डेफिनेशन तो चेंज नहीं होगी। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो आप क्या करो, कंडक्टर के अंदर कहीं भी एक एरिया लेके बैठ जाओ, है ना, और जस्ट केवल और केवल नजर रखो कि कितना चार्ज कितने टाइम के अंदर उस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। तो चार्ज पर यूनिट टाइम जो होगा वही आपका क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा। सो इट रिप्रेजेंट्स बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, कि किस रेट से आपका चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर, करंट उसको डिनोट करती है, ठीक है। तो जैसे ये आपका एक कंडक्टिंग वायर है, और ये जो येलो कलर से मैंने ड्रॉ किया है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना। और आप देख रहे हो कि ये ग्रीन कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है, इट इज सम अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू, और ये डेल्टा टी टाइम के अंदर इसको क्रॉस करके इसके पार चला जाता है ना। तो हमारी जो एवरेज करंट है वो बेसिकली हो जाएगी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मैंने बताया था ना, कितना चार्ज कितने टाइम के अंदर क्रॉस कर गया, वो रेट आपको निकालनी है। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस करंट की बात करनी है तो आप बेसिकली यहाँ पर चार्ज का जो फंक्शन दिया हुआ होगा आपको इन फॉर्म ऑफ टाइम, उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और इसकी जो एसआई यूनिट है इट इज कॉल्ड एम्पियर। ये भी सबको पता होगा, ठीक है। देखो, हमें चार्ज जो है ना वो टाइम की फॉर्म में दिया हुआ है, तो जो इंस्टेंटेनियस करंट का कॉन्सेप्ट है ना वो बच्चों को समझ में नहीं आता। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है कि हमें चार्ज किसकी फॉर्म में दिया हुआ है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब अलग अलग टाइम पर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन को फ्लो कर रहा है, वो हमें दे रखा है। तो हमें फाइंड आउट करना है करंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो मैंने बताया था सबसे पहले करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको चार्ज का क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा? 2t, और -2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा -2, और 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 0। तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगी। और हमें किस इंस्टेंट पर पूछा है? t इज इक्वल टू 3 पर। तो t की जगह 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 - 2,
दैट इज 6 माइनस 2, और 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 एम्पियर्स आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर हमारी 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही होगी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आपको वो बड़ी आसानी से कर देने हैं। ये हमारा करंट का कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम एक और क्वांटिटी के बारे में जानेंगे जो कि हमें थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर करंट को समझने में मदद करेगी, एंड इट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, है ना। तो जैसा कि नाम से आपको पता पड़ गया होगा कि इट इज करंट डिवाइडेड बाय, मतलब जब अपन करंट की बात करते हैं तो पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजरने वाला चार्ज लेते हैं। अब उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के हर पॉइंट की अगर अपन बात करें तो डेंसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, करंट पर यूनिट नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी नॉर्मल का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आप इसको सिंपली यूं ध्यान रख लो, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, राइट। तो जैसे सपोज करो ये आपका एक एरिया है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और इसमें जो चार्ज कैरियर्स है, मतलब जो असल में चार्ज है, वो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को इस तरीके से पार कर रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में हमारे चार्ज कैरियर्स मूव होते हैं उसी डायरेक्शन में हमारी करंट डेंसिटी होती है। सो करंट डेंसिटी इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। इसकी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होती है, जो आपकी चार्ज कैरियर्स की डायरेक्शन है। और चार्ज कैरियर्स की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी ना, पॉजिटिव चार्ज आपका उसी डायरेक्शन में भागेगा। तो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप कह सकते हो, राइट। हवाई जहाज को जाने दो, फिर अपन आगे की बात करते हैं। ठीक है। तो अब आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड ये जो एरिया है तो हमें पता है एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो गिवन सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होते हैं। तो ये हमारी सरफेस है, उसकी नॉर्मल डायरेक्शन में हमने एरिया वेक्टर शो कर दिया। तो बेसिकली हमें इस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक तो इसका कंपोनेंट मिलेगा करंट डेंसिटी की डायरेक्शन में, दैट इज डेल्टा एस कॉस थीटा, और एक करंट डेंसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज डेल्टा एस साइन थीटा। तो हमें कौन सा वाला कंपोनेंट लेना होता है, ये वाला कंपोनेंट लेना होता है। तो हम सेफली ये कह सकते हैं कि और करंट डेंसिटी इज टोटल करंट डिवाइडेड बाय डेल्टा एस कॉस थीटा, है ना। नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये था कि आपके जो चार्ज कैरियर्स हैं, है ना, उन चार्ज कैरियर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एरिया होगा वो आपको लेना है, या एरिया वेक्टर का चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो आपको लेना है, उसको आपको करंट से डिवाइड करना है। तो यहां से आप देखोगे कि आपकी जो करंट है वो हो जाएगी J मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, या वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर J डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ds। तो आप करंट डेंसिटी वेक्टर का एरिया वेक्टर से अगर डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको जो क्वांटिटी मिलती है दैट इज योर करंट। तो अगेन ध्यान रखना आप, हम नॉर्मली करंट की डायरेक्शन शो करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि करंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि ऐसा है नहीं। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अब आपको दूसरा सबूत भी मिल गया कि यार करंट को तो डिफाइन ही किसके द्वारा किया गया है, स्केलर प्रोडक्ट के द्वारा किया गया है। दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट के द्वारा करंट को डिफाइन किया गया है। तो करंट तो डेफिनेटली एक स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए, ये हमें पता चल गया, राइट। सो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप कह सकते हो, ठीक है ना, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी कह सकते हो आप, ठीक है। और करंट जो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, दोनों का ध्यान रखना डिफरेंस। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट डेंसिटी की जो एसआई यूनिट होगी वो कितनी हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हमने करंट को एरिया से डिवाइड किया है तो हमारी एसआई यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप एक सिमिलैरिटी देख रहे हो, हमने कुछ ऐसा काम है ना हमारे प्रीवियस टू पीवीएस चैप्टर में करा हुआ है। जब हमने फ्लक्स को डिफाइन किया था तो हमने फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया था, वहाँ पर करंट डेंसिटी की जगह कौन था, इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करते थे एरिया वेक्टर के साथ, तो हमें फ्लक्स नाम की क्वांटिटी मिलती थी। तो बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर हमने
करंट डेंसिटी को डॉट प्रोडक्ट किया है एरिया वेक्टर के साथ। तो करंट डेंसिटी को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह मान लो, है ना, जो कि हर पॉइंट पर डिफाइन करी जाती है और जिसकी डायरेक्शन होती है, और ठीक है, तो करंट जो है वो एक फ्लक्स लाइक क्वांटिटी हो जाएगी विच इज डिफाइंड ओवर अ सरफेस। फ्लक्स को फॉर अ सरफेस डिफाइन किया जाता था, वैसे करंट को भी फॉर अ सरफेस डिफाइन किया जाता है, एंड इट डज नॉट हैव डायरेक्शन। तो करंट डेंसिटी इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट इज इक्विवेलेंट टू फ्लक्स। तो बिल्कुल सिमिलर रिलेशन आपका यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, यहाँ पे भी। तो जस्ट याद रखने के लिए ना, थोड़ा सिमिलैरिटी क्या होती है, चीज़ों को अच्छे से दिमाग के अंदर बैठा देती है, तो इसलिए हम लोग इस सिमिलैरिटी का भी दिमाग के अंदर ध्यान रखेंगे, राइट। अब ये दो क्वांटिटीज हमें अच्छे से पता चल गई कि यार इन दोनों क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है। तो अब अपन है ना तैयार हैं एक कंडक्टर के अंदर जो फ्लो ऑफ करंट है उसको समझने के लिए। तो एक कंडक्टर के बारे में अगर जब हम बात करते हैं तो कंडक्टर की खासियत क्या होती है। वैसे तो हमने कंडक्टर्स की बहुत सारी खासियत जो है वो ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ रखी है, बट अगर उनके अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात करी जाए तो बेसिकली जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। तो उनके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर एटम से बाउंड नहीं होते, वो थ्रू आउट मेटल मूव करने के लिए फ्री होते हैं। दैट्स वाई दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये रैंडमली मूव करते रहते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी। तो आप कंडक्टर के अंदर इन जनरल कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया लेके बैठोगे तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को रैंडमली जितने इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन ही दूसरे डायरेक्शन के अंदर क्रॉस कर रहे होंगे, क्योंकि नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो रैंडम होती है, उसकी कोई फिक्स्ड पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, इसको जाने दो। तो मैं कह रहा था कि आपको कि करंट नॉर्मली कंडक्टर के अंदर आप देखोगे तो ऑल्दो देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्दो दे आर मूविंग विद देयर थर्मल वेलोसिटीज, बट स्टिल नेट फ्लो ऑफ करंट इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टिंग वायर। अब क्या हो अगर आप उस कंडक्टिंग वायर के दोनों एंड्स पर चार्ज रख दो। ठीक है, तो हमने यही काम किया है। ये हमारा एक कंडक्टिंग वायर है ना, तो इसके इधर मैंने पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट रख दी इस एंड के पास में, और इस एंड के पास में मैंने नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट रख दी। तो अब क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है ना, इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इससे अट्रैक्ट होंगे और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ भागने लगेंगे। तो देखो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो आपको फॉर अ मोमेंट चार्ज का फ्लो मिला, यानी कि आपको फॉर ए मोमेंट इस कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ करंट भी मिलेगा। भाई चार्ज मूव करने लग गया यानी कि आपका कुछ अमाउंट ऑफ करंट आपको इस कंडक्टर के अंदर मिलेगा। आप सेम लॉजिक लगा सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस नेगेटिव प्लेट से रिपेल होने लगे और इससे दूर भागने लगे। आप यूं भी कह सकते हो कि इस पॉजिटिव प्लेट से और इस नेगेटिव प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं तो उनके ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो तीनों तरीके से आप बात कर सकते हो। अल्टीमेटली रिजल्ट ये है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागने लगेंगे। तो फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, राइट, फॉर like a very short duration you will get a current through this conductor, but थोड़ी सी देर बाद में क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पहुंच चुके होंगे, है ना, और इस पॉजिटिव प्लेट के जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे पहुंच गए। तो आप देखोगे कि थोड़े से टाइम बाद में ही आपका जो फ्लो ऑफ चार्ज है यानी कि फ्लो ऑफ करंट जो है वो स्टॉप हो जाएगा, आपका करंट जो है वो वापस से जीरो हो जाएगा। तो अगर हमें स्टेडी फ्लो चाहिए करंट का, अगर हमें लगातार करंट चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पहुंचे और इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें, हमें क्या कर देना है, चार्जेस की सप्लाई चेंज कर देनी है। हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भी करके बाहर निकाल लेना है और इधर से कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोवाइड करवा देना है। तो फिर हमारा जो ये मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। भाई आपने यही तो बोला ना कि सर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ के इधर आ गए, है ना, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, इधर कमी पड़ गई इलेक्ट्रॉन की।
तो आपको कुछ तो ऐसा जुगाड़ करना है कि इधर से आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाए और जो इधर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए थे वो इधर से बाहर चले जाए, ताकि आपका जो फ्लो है वो कंटिन्यूअसली बना रहे। इसको अपन कहते हैं स्टेडी फ्लो ऑफ करंट, राइट। सो फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ करंट इट इज नेसेसरी दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज मेंटेन्ड। और ये काम हम तब कर पाएंगे जब हम इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट का जो ओवरऑल चार्ज है उसको पॉजिटिव बनाए रखें, उसको न्यूट्रलाइज ना होने दें, और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है उसके चार्ज को नेगेटिव बनाए रखें, उसको न्यूट्रलाइज ना होने दें, ठीक है ना। तो जब तक इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे, और जब तक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई होती रहेगी। तो अगर हमने इसके दोनों एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर लिया, उसको न्यूट्रलाइज नहीं होने दिया, तो फिर हमें स्टेडी फ्लो ऑफ करंट मिल सकता है। और ये काम करने के लिए हम जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं दैट डिवाइस इज कॉल्ड बैटरी और सेल, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। सो फॉर दिस पर्पज वी यूज अ डिवाइस कॉल्ड सेल और बैटरी, राइट। सो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड, सपोज आपने इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन कर लिया यूजिंग अ सेल और यूजिंग अ बैटरी, स्टेडी करंट आई उसमें से फ्लो होने लग गया। तो अब हम ये इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि क्या इस वोल्टेज और इस करंट के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है क्या। हम ये जस्ट केवल और केवल मेंटेन करना चाहते हैं, नोटिस करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। तो आज से बहुत साल पहले ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये काम किया था और उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशन है वो हमें डिस्कवर करके बताया था, ठीक है ना। तो हम उसी के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, राइट, करंट I फ्लोज थ्रू इट। ये तो हमें भी पता है, हम तो मेन चीज जानना चाहते हैं कि दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। एंड V एंड I आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये क्या कहलाता है, आपका ओम्स लॉ कहलाता है, ठीक है। तो V और I जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि वोल्टेज का और करंट का जो रेशियो होता है फॉर अ गिवन वायर एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है ना। अब मैं गिवन वायर और गिवन टेम्परेचर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे कि इन दोनों का जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वो वायर की लेंथ पर, एरिया पर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता हुआ नजर आएगा। सो दिस रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टिंग वायर। सो दिस R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा लंबा वायर लोगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। आप जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला वायर लोगे, जितना मोटा वायर लोगे, रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। ऑब्वियसली वो उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है जिससे वो वायर बना हुआ है। अलग अलग मेटल्स के बने हुए वायर्स का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा फॉर द सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे सिल्वर है वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है ना, जबकि आयरन जो है वो उसके कंपैरिजन में काफी वीक कंडक्टर होता है। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो ये चारों फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं कि यार रेजिस्टेंस किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, मटेरियल के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर, राइट। तो ओवरऑल इन सबको अपन एक साथ लिखना चाहें तो हम रेजिस्टेंस का एक प्यारा सा फॉर्मूला लिख सकते हैं, R इज रो मल्टीप्लाइड बाय L अपॉन A। तो लेंथ के प्रोपोर्शनल है वो तो हमें फॉर्मूले से भी दिख रहा है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो भी हमें फॉर्मूले से दिख रहा है। जो बाकी की दो चीज है वो किसके अंदर छुपी हुई है, रो के अंदर छुपी हुई है। सो दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग वायर और दैट पर्टिकुलर मेटल, है ना। तो बेसिकली जो रो है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, है ना, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग वायर विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, तो ऑब्वियसली मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई, एंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो ये दो डिपेंडेंस जो है वो किसके अंदर छुपी हुई है, वो रेजिस्टिविटी के अंदर छुपी हुई है। तो ध्यान रखना, रेजिस्टेंस चार चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेंथ, एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर, जबकि रेजिस्टिविटी केवल और केवल दो ही चीजों पर डिपेंड करती है, मटेरियल एंड टेम्परेचर। प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है। रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट है इट इज कॉल्ड ओम, एंड रेजिस्टिविटी की जो SI यूनिट है इट इज कॉल्ड ओम पर मीटर। ठीक है, देख लो एक बार, ध्यान दो।
रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है, रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है, इट इज कॉल्ड, एसआई यूनिट इज कॉल्ड ओम। इसको ऐसे ओमेगा इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट है, रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट है वो हो जाएगी ओम इनटू मीटर, ठीक है ना। लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया करोगे, मतलब उधर की तरफ ले जाओगे तो एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ हो जाएगा। रेजिस्टेंस तो ओम है, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, लेंथ मतलब मीटर, तो ओवरऑल जो एसआई यूनिट बचेगी वो कितनी बचेगी आपकी, ओम इनटू मीटर बचेगी। तो डिफरेंस है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दो अलग अलग चीज़ें, दोनों डिफरेंसेस ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो मैं आपको करवाता हूँ, और उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे हमें कहा जाए कि लेंथ ऑफ वायर जो है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं। अब वायर की लेंथ को इंक्रीज करने के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तो वायर का टुकड़ा जो है ना वो एक्स्ट्रा अटैच कर दो, भाई ये एल लेंथ का वायर था, ये एल लेंथ का वायर है, ये एल लेंथ का वायर है, तो इन सबको ज्वाइन कर दो तो ओवरऑल 3L लेंथ का वायर हो जाएगा, है ना। तो हम लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं बाय ज्वाइनिंग स्मॉल वायर्स, तब अलग काम होगा। देखो क्या होगा, सो इफ एन small wires having length small l and area of cross section small a are joined together, join कर दिया तो उनकी ओवरऑल लेंथ कितनी हो जाएगी, n इंटू एल। बट सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तो ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कितना होगा, a होगा। आप ऐसे ज्वाइन कर रहे हो, ये आपका पहला वायर था, है ना, ये आपका दूसरा वायर है ना, फिर ये आपका तीसरा वायर है, इस तरीके से ज्वाइन कर रहे हो आप, तो लेंथ सबकी ऐड हो गई, ठीक है, लेंथ सबकी ऐड हो गई। जबकि एरिया आपका ओवरऑल अभी भी कितना रहा, ए रहा, है ना। तो आपका जो नया रेजिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया, रो मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो आपकी बार लेंथ हो गई n टाइम्स l डिवाइडेड बाय एरिया, है ना, रो मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो हम देखेंगे यार ये तो n टाइम्स रो l अपॉन ए है, सो इट इज n टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ ईच स्मॉल वायर। तो हर स्मॉल वायर का जो रेजिस्टेंस होगा ना उसका n गुना कर दो, वो इस तरीके के जॉइंट कमीशन से आपने जो वायर बनाया है उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। मान लो मैंने आपको बोला कि एक छोटा वायर का टुकड़ा है, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो ऐसे 10 टुकड़ों को आपने ज्वाइन कर दिया, एक के आगे एक के आगे एक के आगे एक, तो बताओ अब जो नया बड़ा लंबा वायर बना है ना उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हर टुकड़े का रेजिस्टेंस था 10 और कितने टुकड़े थे 10, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 100 ओम हो जाएगा, n टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ ईच स्मॉल वायर। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाय स्ट्रेचिंग इट। ध्यान दो, अब की बार हम वायर को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। तो जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं ना तो उसकी लेंथ बढ़ती है बट उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, आपका ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर टोटल लेंथ ऑफ वायर जो है वो तो कितनी हो गई, n टाइम्स l हो गई। मान लो अपने वायर को खींच के n गुना लंबा कर दिया, बट आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना हो गया, a डिवाइडेड बाय n हो गया। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपका वॉल्यूम जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहने का मतलब क्या हुआ, पहले वॉल्यूम था a मल्टीप्लाइड बाय l और बाद में वॉल्यूम कितना हो गया, a डैश मल्टीप्लाइड बाय n टाइम्स l। तो यहां से a डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a डिवाइडेड बाय n आ जाएगी। मतलब हमारा बाद में जो एरिया होगा वो पहले वाले एरिया के कंपैरिजन में n टाइम्स कम हो जाएगा। तो अब की बार हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा रो टाइम्स टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। तो लेंथ हो गई n टाइम्स, एरिया हो गया डिवाइडेड बाय n टाइम्स, तो ओवरऑल आपका हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ ईच स्मॉल वायर। अब की बार n स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ ईच स्मॉल वायर हो रहा है। तो दोनों केसेस डिफरेंट है और दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया करो, और यही चीज़ें जो है ना वो फिजिक्स को इंटरेस्टिंग भी बनाती है और डिफिकल्ट भी बनाती है ना। तो आप लोगों को इसको डिफिकल्ट नहीं बनाना है, आप लोगों के लिए बिल्कुल चुटकियों का खेल होना चाहिए। नाउ ये जो ओम्स लॉ हमने डिस्कस किया है ना, इसकी एक बुराई है, ये हर मटेरियल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, और इनफैक्ट जिन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल होता है, मतलब जिन मटेरियल्स के लिए
ये एप्लीकेबल होता है उन मटेरियल्स के लिए भी एक सर्टेन रेंज के अंदर ही ये एप्लीकेबल होता है, उसके बाद में आपको इससे डिविएशन दिखाई देता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो तो कंडक्टर का एग्जाम्पल है, ठीक है। फॉर अ कंडक्टर, ये मैंने सिंपल एक कंडक्टर लिया है, कॉपर ले लो या कुछ भी इस तरीके का कंडक्टर ले लो। तो कंडक्टर के लिए भी आप देख रहे हो कि यार यहां तक तो ओम्स लॉ जो है वो क्या कर रहे हैं, यहां तक तो ओम्स लॉ जो है वो वर्क कर रहे हैं। भाई वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, इसका मतलब वोल्टेज और करंट जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब ये होता है ना। बट उसके बाद में फिर देखो इसमें वेरिएशन आता है, फिर ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, फिर ये धीरे 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 इस तरीके से कर्व्ड होने लगता है। तो इवन फॉर कंडक्टर्स जिनके लिए हमें उम्मीद थी कि ओम्स लॉ वर्क करेगा, उनके लिए भी एक सर्टेन रेंज के बाहर ये वर्क करना बंद कर देता है, ठीक है। यहां तक की बात आ गई समझ में। फिर और भी डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं, जैसे एक हमारा मटेरियल है जिसको अपन कहते हैं सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है, जिनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। अब इनमें भी ओम्स लॉ वेरी कर, ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। एक तो ऑब्वियसली आपको ग्राफ दिख ही रहा होगा कि स्ट्रेट लाइन नहीं है। फिर एक दूसरा और पंगा है यहाँ पर। कौन सा पंगा है यहाँ पर, कि यहाँ पर आपका जो करंट और वोल्टेज का रिलेशन है वो वोल्टेज की पोलैरिटी पे डिपेंड कर रहा है। जब वोल्टेज एक तरीके से अप्लाई कर रहे हो तो करंट का बिहेवियर अलग है, और जब वोल्टेज को आप पलट दे रहे हो तो फिर करंट का बिहेवियर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ये तो हमने मिरेकल सीरीज में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, मैंने सेमीकंडक्टर आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है ना। तो इसीलिए डायोड को क्या बोलते हैं अपन, अनओमिक डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, अनओमिक डिवाइस बोलते हैं। तो इस वजह से बोलते हैं अपन इनको अनओमिक डिवाइस, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। और देखो और भी कुछ मटेरियल्स हैं जिनके लिए आपको जो ओम्स लॉ है वो फॉलो होते हुए नहीं दिखाई देगा। जैसे ये एक पर्टिकुलर ग्राफ जो मैंने ड्रॉ किया है, इसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि वोल्टेज जो है वो करंट के कुछ टाइम तक तो क्या है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट उसके बाद में फिर ये नॉन लीनियर हो जाता है। और इनफैक्ट कुछ टाइम बाद में देखोगे तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज बढ़ाने पर, ठीक है, वैसे तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़नी चाहिए थी, यहां पर वोल्टेज बढ़ाने पर वापस से करंट जो है वो घटने लगती है। यानी कि एक तरीके से आपको रेजिस्टेंस जो है वो नेगेटिव मिलने लगता है। तो इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है। तो ऐसे भी मटेरियल्स हो सकते हैं जिनका ग्राफ कुछ इस तरीके से वर्क करता हो, ठीक है। तो इनके लिए भी ओम्स लॉ जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओम्स लॉ हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, इट is applicable only for a certain type of materials and only in a certain range, है ना। बहुत सारे अदर टाइप ऑफ मटेरियल, अदर टाइप ऑफ डिवाइस के लिए ये वर्क ही नहीं करता, और जिनके लिए करता है उनके लिए भी अप टू अ सर्टेन रेंज ही वर्क करता है। सो दीज आर लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब हमने ये तो बाहर से देखा कि यार वो जो वायर है उसके दोनों एंड्स पर V वोल्टेज अप्लाई कर दो और उसके अंदर I करंट जो फ्लो हो रही है उसको मेजर करो, तो वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन कैसा होगा हमें पता पड़ गया। हमने बाहर से मेजर कर लिया कि यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा है क्यों वोल्टेज और करंट जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब हमें उस कंडक्टर के अंदर घुसना होगा। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट हैपन्स इनसाइड द कंडक्टिंग वायर when potential difference is applied at its ends। अब थोड़ा सा अपनी बाहें चढ़ा लो क्योंकि हम बहुत डेप्थ के अंदर जाने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि वोल्टेज जो है वो I मल्टीप्लाइड बाय R के इक्वल होता है, एंड दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है कि हमें कंडक्टर के हर पॉइंट पर क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, हम एज अ होल कंडक्टर के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इट टॉक्स अबाउट वायर एज अ होल, है ना, ओवरऑल वायर के बारे में बात करते हैं, है ना। अब नाउ यहां पे देखो कि अगर हम वोल्टेज की जगह लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, क्योंकि जब आप वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई करते हो तो कंडक्टर के अंदर थ्रू आउट एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। भाई अगर आपके कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है ना, तो थ्रू आउट कंडक्टर के अंदर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है।
तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, E मल्टीप्लाइड बाय L हो जाएगा, है ना। और करंट के बारे में हमने पढ़ा था कि करंट इज नथिंग बट करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। एंड रेजिस्टेंस इज नथिंग बट रो L अपॉन A। तो हम इन तीनों की वैल्यू रखते हैं। तो हमने वोल्टेज की जगह E इंटू एल रख दिया, हमने करंट की जगह J इंटू ए रख दिया, और हमने रेजिस्टेंस की जगह रो L अपॉन A रख दिया। तो हमें यहां से मिला एक रिलेशन E इज इक्वल टू J टाइम्स रो, या फिर इसको लिख सकते हो J इज इक्वल टू 1 अपॉन रो टाइम्स E। 1 अपॉन रो यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी कैन ऑल्सो बी रिटन एज सिग्मा, and sigma is called conductivity. So conductivity is nothing but the reciprocal of resistivity, right? So आपको एक नया फॉर्म मिला, मतलब आपने ओम्स लॉ ही यूज किया है, बट आप पहले वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, जो कि ओवरऑल वायर की प्रॉपर्टी थी कि ओवरऑल वायर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, ओवरऑल वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ओवरऑल वायर का रेजिस्टेंस कितना है। और अब आप क्या बात कर रहे हो, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब आप वायर के अंदर हर पॉइंट की बात कर रहे हो कि वायर के अंदर हर पॉइंट पर करंट डेंसिटी कितनी है, वायर के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, और वायर के जो चार्ज कैरियर्स है या जो मटेरियल हमने यूज किया है उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, राइट। व्हाई? बिकॉज इट टॉक्स अबाउट करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। सो सेम लॉ को हम दो अलग अलग पर्सपेक्टिव के अंदर भी लिख सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। कारण तो आपको समझ में आ गया कि यहां पर हम जिन क्वांटिटीज को आपस में रिलेट कर रहे हैं वो सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, J एंड E दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। तो दो अलग अलग पर्सपेक्टिव है। अब हम इसको थोड़ा सा और फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि अब हमें एक अंदाजा तो लग गया कि यार हमारा जो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है वो बेसिकली किससे डिराइव किया जा सकता है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ से डिराइव किया जा सकता है। मतलब कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर क्या चल रहा है, अगर हमने वो समझ लिया तो फिर हम ओम्स लॉ को भी समझ सकते हैं, ऐसा काम किया जा सकता है। तो अब हम इसके पीछे बढ़ जाएंगे कि यार ये क्यों आया, ठीक है, ये क्यों आया, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो हमें V इज इक्वल टू IR भी समझ में आ जाएगा। चलो, तो अगेन वी आर स्टिल इंटरेस्टेड इन व्हाट हैपेंस इनसाइड द कंडक्टिंग वायर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू इट्स एंड्स, है ना। तो हमें पता पड़ गया कि कंडक्टर के लिए वोल्टेज I इंटू आर के इक्वल होता है, या यूं कह लो करंट डेंसिटी जो है वो सिग्मा इंटू ई के इक्वल होती है। बट ऐसा क्यों होता है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था कि जब कोई भी वोल्टेज आप अप्लाई नहीं करते, इसका मतलब कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, है ना, तब भी आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, बट इन रैंडम डायरेक्शंस। व्हाई? बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। एंड इफेक्टिवली उनकी वजह से कोई भी स्टेडी करंट फ्लो आपको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनकी सबकी जो वेलोसिटी का एवरेज है वो कितना आता है, 0 आता है। सो एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटीज जो होती है वो हमेशा 0 होती है। तो आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लो, कोई किधर भाग रहा है, 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 तो आप एक फाइनाइट वॉल्यूम के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी थर्मल वेलोसिटीज का अगर एवरेज निकालोगे तो वो आपको हमेशा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर U1, U2, U3, U4 ये जो वेक्टर्स हैं ये थर्मल वेलोसिटीज है फॉर ईच फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। तो ये पहली बात हमें समझ में आ गई कि वोल्टेज जब नहीं होगा तब क्या हो रहा होगा कंडक्टर के अंदर। बट हम तो किस बात के अंदर इंटरेस्टेड हैं कि वोल्टेज लगाएंगे तब क्या होगा। तो व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड देन क्या होगा। अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुकी है कंडक्टर के अंदर, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो चार्ज कैरियर्स के ऊपर फोर्स लगाती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ईच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा E मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल E, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा। अच्छा, जब किसी के ऊपर फोर्स लगता है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास, एंड फोर्स इज नथिंग बट E मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल E। और हमें पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो लगने वाला फोर्स होगा वो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है,
पहले तो वो रैंडम थर्मल एनर्जी की वजह से मोशन कर रहे थे, मे बी दो कॉलिजन्स के बीच में वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन कर रहे हो, है ना, बट अब उनके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगने लग गया, तो अब उनकी मोशन जो है वो थोड़ी सी गाइडेड हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि उनकी रैंडम डायरेक्शन में होने वाली मोशन को कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो गाइड कर रहा है। वो ठीक है, अभी भी रैंडम मोशन कर रहे हैं, अभी भी इधर उधर टकरा रहे हैं, बट ओवरऑल उनकी जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि उनको गाइड कर रहा है। तो अब जस्ट कॉलिजन होने से पहले अगर आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज को अब ऑब्जर्व करोगे, जैसे पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को आप ऑब्जर्व करोगे तो शुरुआत में वेलोसिटी u1 थी, फिर एक्सेलरेशन लगने लगा माइनस ई डिवाइडेड बाय एम, मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, और मान लो कॉलिजन होने में टाइम लगा t1। इसी तरीके से दूसरे इलेक्ट्रॉन की, इसी तरीके से तीसरे की, इसी तरीके से n इलेक्ट्रॉन्स की आपने जस्ट कॉलिजन होने से पहले की जो वेलोसिटी है वो फाइंड आउट कर ली, और ये उनकी वेलोसिटीज आपको मिल गई। अब जो इलेक्ट्रॉन्स रेजिडुअल पॉजिटिव आयंस जो हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जिससे फ्री हुए हैं, वो एटम भी तो बचे हैं बट वो फिक्स्ड होते हैं, वो तो मूव कर नहीं सकते, तो उनको बोलते हैं अपन रेजिडुअल फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस। तो उनसे कोलाइड भी करते हैं, और ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड करने के अंदर अलग अलग टाइम लग सकता है, बट ऑन एन एवरेज वो टाइम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो T1, T2, T3, T4, Tn अपनों को मिल रहे हैं, इनका एवरेज जो है वो फॉर अ गिवन मटेरियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये उन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की जस्ट कॉलिजन करने से पहले की वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है एवरेज ऑफ दीज फाइनल वेलोसिटीज जस्ट बिफोर कॉलिजन। कॉलिजन होने से जस्ट पहले जो इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटी है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर इन्वॉल्व हो चुका है, उसकी एवरेज वैल्यू को क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो इन सबका एवरेज होगी। तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं? सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय n कर दो, और v1, v2, v3, v4, vn की जगह अपन u1 माइनस ए ई डिवाइडेड बाय m टाइम्स t1, u2 माइनस ई ई डिवाइडेड बाय m टाइम्स t2 ये रखेंगे। तो वो जो u1, u2, u3 वाली जो टर्म्स है वो तो अलग हो जाएंगी, माइनस ई बाय एम सबका अलग आ जाएगा, और T1, T2, T4, Tn ये सब अलग से सम हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय आपका n हो जाएगा। ठीक है, ये वाली जो टर्म है ये तो जीरो के इक्वल होगी भाई, ये तो सब कैलकुलेशन कर सकते हो ना आप, है ना। तो ये वाली जो टर्म है वो तो जीरो हो जाएगी। तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो सिंपली किसके इक्वल हो जाएगी? माइनस ई डिवाइडेड बाय एम टाइम्स टाउ। सो टाउ इज नथिंग बट एवरेज ऑफ दीज टाइम पीरियड्स। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन को अलग अलग टाइम लग रहा था, बट ये उसका एवरेज है। सो दिस टाउ इज कॉल्ड एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन्स, एंड दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। सो दिस रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ये आपको ध्यान रखना है। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, भाई टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा? और फ्रीक्वेंटली कॉलिजन्स होने लगेगी, है ना। और फ्रीक्वेंटली कॉलिजन होने लगेगी मतलब कॉलिजन्स के बीच का जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो आपका रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। भाई अगर गर्मी बढ़ती है तो बेचैनी बढ़ती है ना, तो रिलैक्स नहीं कर पाता आदमी तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। और इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपके काम आएगा हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, है ना। ध्यान रखना है इसको, वहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इसको। सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको ध्यान से समझो। इलेक्ट्रॉन्स की जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन्स की जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है वो रैंडम डायरेक्शंस के अंदर होती है, बट जब आप एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हो कंडक्टर के अंदर, तो उनकी जो गाइडेड मोशन होती है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसकी वैल्यू आपको बहुत कम मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आपको रेंगते, ठीक है, रुक रुक के चलते हुए नजर आते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट मोशन कहलाती है, राइट। सो यहां पर ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो उनकी एक्चुअल वेलोसिटी के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। जो उनकी थर्मल वेलोसिटी है ना, उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि सर अगर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है तो हम जब स्विच दबाते हैं
तो हमें तो तुरंत बल्ब जलता हुआ नजर आता है, और आप तो कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है। तो यहाँ पर एक गलतफहमी आप लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। आप लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि जब अपन स्विच को दबाएंगे तो स्विच के पास जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं वो फ्लो करते 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 जब तक बल्ब तक ना पहुंच जाए तब तक बल्ब तक करंट नहीं पहुंचेगी और बल्ब जल नहीं पाएगा। ये गलतफहमी है आप लोगों के दिमाग में। असल में क्या होता है कि पूरे के पूरे वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द मोमेंट यू ऑन द स्विच, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगभग इंस्टेंटली पूरे के पूरे वायर के अंदर क्या हो जाती है, स्टैब्लिश हो जाती है। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्विच के पास वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी फोर्स लगा रही है, और जो बल्ब के पास वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो उन पर भी फोर्स लगा रही है। वो स्विच के पास वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी ड्रिफ्ट करवा रही है, और वो जो बल्ब के पास में इलेक्ट्रॉन्स थे उनको भी ड्रिफ्ट करवा रही है। तो तुरंत बल्ब तक आपकी करंट पहुंच जाती है, और इस वजह से आपका बल्ब जो है वो लगभग साइमल्टेनियसली आपको जलता हुआ नजर आता है जब आप किसी स्विच को ऑन करते हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के अंदर अटक मत जाना, है ना। मिरेकल सीरीज से पढ़ने के बाद में कंसेप्चुअली आप कहीं नहीं अटकोगे, ये प्रॉमिस करो मेरे से, है ना। ये आपका वादा होना चाहिए सुभाष सर से कि सर हाँ आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो मार्क्स आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, सवाल होए ना होए कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे कंसेप्ट्स को कोई नहीं हिला सकता, है ना। हमने जो रियलिटी, जो ट्रुथ के बारे में आपसे जाना है उसको कोई नहीं ला सकता, वो इमूवेबल है। ये मुझे प्रॉमिस चाहिए आप लोगों से, ठीक है। सो now we are comfortable with the concept of drift velocity. Now we will talk about mobility, right? ये सब मदद करेंगे अभी, है ना, हमें। So this mobility is a property of charge carriers. तो कुछ चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो हाईली मोबाइल होते हैं। हाईली मोबाइल होने का मतलब है आप हल्की सी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो वो तुरंत ड्रिफ्ट करने लगते हैं। और कुछ चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो बहुत लेस मोबाइल होते हैं, उनके ऊपर आप बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो भी उनकी जो मोबिलिटी है, तो भी उनकी ड्रिफ्ट करने की जो क्षमता है वो बहुत कम होती है। तो बेसिकली हम लोग ये पता करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो ड्रिफ्टिंग प्रोड्यूस हो रही है उन दोनों का जो प्रपोर्शन है वो किस तरीके से होगा, एंड दैट प्रपोर्शन इज कॉल्ड मोबिलिटी। सो मोबिलिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ ड्रिफ्टिंग, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई करी है उसका मैग्नीट्यूड, इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, है ना। सो इन दोनों को जब डिवाइड करोगे, आपने अभी अभी फॉर्मूला देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ई टाउ अपॉन एम टाइम्स ई, तो वी डी डिवाइडेड बाई ई करोगे तो क्या बचेगा, केवल और केवल ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। अब यहाँ पर ई और एम तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है अगर अपन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो, राइट। सो केवल और केवल मोबिलिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि टाउ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो फॉर अ गिवन चार्ज कैरियर मोबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एंड फॉर डिफरेंट चार्ज कैरियर्स, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी अलग होती है, जैसे आप सेमीकंडक्टर्स के अंदर होल्स के बारे में पढ़ते थे उनकी मोबिलिटी अलग होती है, जैसे आप किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात करोगे तो उसमें जो आयंस होते हैं उनकी मोबिलिटी जो है वो अलग होती है ना। जैसे आपके एटमॉस्फेयर के अंदर भी करंट पाई जाती है गैस के आयंस की वजह से, उनकी मोबिलिटी अलग होती है। सो मोबिलिटी इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ गिवन चार्ज कैरियर, राइट। सो फॉर अ गिवन चार्ज कैरियर्स मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन ऑब्वियसली द टाइप ऑफ चार्ज कैरियर एंड द टेम्परेचर, है ना। अब ये जो मोबिलिटी है ना, इसकी कई बार आपको ऐसा यूनिट पूछ ली जाती है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो वो आप खुद से फिगर आउट कर सकते हो, राइट। अब मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि मोबिलिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वेलोसिटी का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है न्यूटन पर कूलाम। तो ओवरऑल आप इसकी ऐसा यूनिट निकाल सकते हो। ये टास्क है आपका, होमवर्क है आपका, एक बार फिगर आउट करना, ठीक है ना। चलो, तो अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जान चुके हैं, मोबिलिटी के बारे में जान चुके हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में जानेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये आप क्लास 11th में भी पढ़ते थे जब आप किसी लिक्विड के फ्लो के बारे में पढ़ते थे, और यहाँ पर हमारे चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं तो देखेंगे कि बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ रिलेशन यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है। सो इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो बेसिकली मान लो ये जो येलो कलर से मैंने ड्रॉ किया है इट इज और क्रॉस सेक्शन, और ये जो पूरा का पूरा सेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूं इट इज और चार्ज, राइट। इसकी जो लेंथ है सेक्शन की वो है डेल्टा एक्स, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है।
तो इसके अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है ना। ओवरऑल जो मोशन हो रही है वो ड्रिफ्ट मोशन हो रही है, तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज करना चालू कर दी। तो हमारा जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा इस सेक्शन के अंदर वो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें एक क्वांटिटी दी जाएगी, दैट इज कॉल्ड चार्ज कैरियर डेंसिटी। इट इज कॉल्ड चार्ज कैरियर डेंसिटी। तो हमें दिया जाएगा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज कैरियर डेंसिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो हमें चार्ज कैरियर्स डेंसिटी दे रखी है, तो हम उसको हमारे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पता पड़ जाएंगे, और फिर हम हर चार्ज कैरियर का जो चार्ज होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ओवरऑल चार्ज पता पड़ जाएगा। तो हमें चार्ज कैरियर डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम हो जाएगा हमारा A मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स, और क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन से तो उसका चार्ज हो जाएगा E, तो ये हमारा ओवरऑल चार्ज होगा। अब करंट क्या होता है? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। करंट क्या होता है? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो हमने डेल्टा क्यू को उठा के डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, और यहां पर डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी क्या है? इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें एक बहुत ही प्यारा रिलेशन मिल गया कि करंट इज रिलेटेड टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज NEAVD। अब फॉर अ गिवन मटेरियल जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स डेंसिटी है, चार्ज कैरियर डेंसिटी है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गिवन मटेरियल एज वेल एज द टेम्परेचर, है ना। इलेक्ट्रॉन आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और फॉर अ गिवन वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज आल्सो कांस्टेंट, राइट। सो आप देख रहे हो कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आपका वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है तो। अब एक सवाल ऐसा आता है कि मान लो वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इट इज नॉन यूनिफॉर्म, कहीं वायर पतला है कहीं वायर मोटा है, कहीं पतला कहीं मोटा। तो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले वायर के लिए आप देखोगे कि आपका एरिया और वेलोसिटी इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब करंट आपकी कांस्टेंट रहेगी, करंट कांस्टेंट रहेगी, करंट कांस्टेंट रहती है। कारण जैसे मान लो आप इस तरीके का वायर लेते हो, कहीं मोटा है कहीं पतला है, ठीक है ना, इस तरीके का वायर आप लेते हो, तो आप ऐसे सेक्शंस बना लो। ये आपका फर्स्ट सेक्शन हो गया, है ना, ये आपका सेकंड सेक्शन हो गया, ये आपका थर्ड सेक्शन हो गया। तो जितना चार्ज यहां से यहां पर एंटर कर रहा होगा, क्योंकि आपका नेट चार्ज जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो उतना का उतना ही चार्ज यहां से यहां पर भी एंटर कर जाएगा उतने ही टाइम में, और उतना का उतना ही चार्ज यहां से यहां पर भी एंटर कर जाएगा उतने ही टाइम में। क्यों? क्योंकि आपका स्टेडी करंट फ्लो, जो करंट फ्लो है वो कैसा है? स्टेडी। जितना चार्ज सेक्शन 1 और 2 के बीच में एंटर कर रहे हैं उतना का उतना सेक्शन 2 और 3 के बीच में एंटर करेगा, उतना का उतना सेक्शन 2 और 3 से बाहर चला जाएगा। सो फॉर अ गिवन टाइम द अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सेम, यानी कि करंट इज सेम। ध्यान रखना, फॉर अ वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया द अमाउंट ऑफ करंट इज सेम थ्रू आउट द वायर। और अगर अमाउंट ऑफ करंट इज सेम, राइट, तो आपका I1 हो गया, यहां पर I2 हो गया, यहां पर I3 हो गया, ये तीनों ही क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। So if current is same, then area multiplied by VD must be also same, right, to each other। यानी कि एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो आपस में इक्वल होगा, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। आप जब पाइप से पानी डालते हो पौधों को, तो आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, आपको जब दूर तक पानी पहुंचाना होता है तो उस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया आप क्या कर देते हो? कम कर देते हो, पिचका देते हो उसको पाइप को, ठीक है ना। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने से क्या होता है? जो निकलने वाला पानी होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो कुछ वैसा काम यहाँ पे भी हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से आपका ये जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट करता है, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों। आपको बोला जा सकता है कि वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल कर दिया गया, तो बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब आते हैं अपन फाइनली हमारे ओम्स लॉ के बारे में, क्योंकि हम लोग ये पूरा का पूरा डिस्कशन क्यों कर रहे थे? ताकि हम ये जान सकें कि ओम्स लॉ आखिर में आया कहां से, क्यों V = IR है, क्यों J = सिग्मा × E है। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पता लगा लिया, हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पता लगा लिया। अब हमारी जो करंट डेंसिटी होती है
वो होती है करंट पर यूनिट एरिया, और करंट हमने ऑलरेडी पता लगा लिया कितना होता है NEAVD, और उसको हमने एरिया से डिवाइड कर दिया, तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना NEVD, और VD की वैल्यू हमने रख दी E टाइम्स टाउ अपॉन M टाइम्स E, तो J हो जाएगा NE, और ये मैंने VD की वैल्यू रख दी, यानी कि NE स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय M टाइम्स E। अब आप नोटिस कर रहे हो ये N, ये E, ये टाउ, ये M, ये सब आपके फॉर अ गिवन मटेरियल कांस्टेंट होते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर। इनका इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस से कोई लेना देना नहीं है। सो दीज ऑल क्वांटिटीज फॉर्म अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज सरप्राइजिंगली इक्वल टू द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। सो वी गॉट दिस रिलेशनशिप called J is equals to sigma E. So now we exactly know from where this law came from. अब हमें अच्छे से पता पड़ गया, और हमें इनफैक्ट ये भी पता पड़ गया कि ये जो सिग्मा है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, NE स्क्वायर टाउ अपॉन M। और हमने देखा था कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो जस्ट इसका रेसिप्रोकल होती है, तो हमें ये भी पता पड़ गया कि साली रेजिस्टिविटी जो है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। और इसको आप संभाल के रखना अगली क्लास तक, क्योंकि मैं यहीं से अगली क्लास शुरू करूंगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो N और टाउ इन दोनों की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर या कम करने पर N और टाउ चेंज होते हैं, और उनके बेसिस पे आप पता लगा सकते हो कि रेजिस्टिविटी के अंदर किस तरीके का वेरिएशन प्रोड्यूस होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत अच्छे से दिमाग के अंदर बिठा के रखना है। सो ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन था उसके अंदर हमने एग्जैक्टली ये समझने की कोशिश करी है कि क्यों किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट जब आपका फ्लो होता है तो वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमने वोल्टेज और करंट के रेशियो को डिफाइन किया था रेजिस्टेंस, और ये जो रेजिस्टेंस है ये बेसिकली वायर से मिलके बनता है ना, तो उस डिवाइस को अपन बोलते हैं रेजिस्टर। तो आप दो अलग अलग प्रकार के रेजिस्टर्स बना सकते हो, ठीक है। सो पहले टाइप का जो रजिस्टर होता है इट इज कॉल्ड वायर बाउंड रजिस्टर्स। तो इसके अंदर बेसिकली नाइक्रोम जो होता है, ठीक है, ये नाइक्रोम एक मिक्स्ड एलॉय है, या मैंगनील ले लो यार, ठीक है, मैंगनीन करके ले लो, ठीक है ना, मेरे को इसकी स्पेलिंग तो नहीं पता, मैंगनीन होती होगी, ठीक है, एक मिनट, मैंगनीन ले लो, कॉन्स्टेंटीन ले लो, राइट, ये कॉन्स्टेंटीन ले लो, राइट, मैंगनीन ले लो, मैंगनीन करके होता है, ठीक है ना, स्पेलिंग्स देख लेना एक बार इनकी, ठीक है। सो ये जो वायर बाउंड रजिस्टर्स होते हैं ये नाइक्रोम के, कॉन्स्टेंटीन की, मैंगनीन के, इनके बने हुए होते हैं, है ना। जो कॉमर्शियली रजिस्टर्स यूज होते हैं वो इन्हीं के बने हुए होते हैं। इनकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, है ना, कुछ 100 ओम्स तक ही होती है इनकी वैल्यू, ठीक है। और हम इन्हीं एलॉयज को क्यों चूज करते हैं, हम इन्हीं एलॉय को क्यों चूज करते हैं, ये हमारे कॉमर्शियल रजिस्टर्स हैं, ठीक है, ये हमारे कॉमर्शियल रजिस्टर्स है, कॉमर्शियली यूज्ड रजिस्टर्स हैं, ठीक है। सो इनको नाइक्रोम से, कॉन्स्टेंटीन से, मैग्नीन से, इनसे ही क्यों बनाया जाता है, उसका एक कारण ये है कि इनकी जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। हम हालांकि नेक्स्ट क्लास के अंदर अच्छे से समझेंगे कि कैसे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, बट अभी के लिए आप एज ए फैक्ट इसको ध्यान रख सकते हो कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टिविटी के अंदर वेरिएशन आता है वो इन मटेरियल्स के लिए बहुत कम होता है ना। तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इनको चूज किया जाता है। और जो दूसरे वाले मटेरियल्स, दूसरे वाले टाइप के रेजिस्टेंस है उनको अपन बोलते हैं कार्बन रेजिस्टर्स, ठीक है। ये बहुत कम वैल्यू से लेके बहुत ज्यादा वैल्यू के रेजिस्टेंसेस होते हैं, और इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बहुत स्मॉल होते हैं साइज के अंदर, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, ठीक है। जैसे आपने पानी को गर्म करने वाली रॉड के बारे में कभी सुना होगा, ठीक है ना,
तो वो तो बेसिकली नाइक्रोम वगैरह की बनी हुई होती है, ठीक है ना। तो हम उस लेवल के रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहे, उस लेवल के हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हम। तो जो हमारे नॉर्मल प्रोजेक्ट्स वगैरह के अंदर या जो एक्चुअल सर्किट्स होते हैं उनके अंदर बहुत छोटे छोटे जो रेजिस्टेंसेज यूज़ होते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। तो वो कार्बन के बने हुए होते हैं। अब ये इतने छोटे हैं कि इनकी जो वैल्यू है वो इनके ऊपर लिखा जाना बहुत मुश्किल है। तो बेसिकली इनकी वैल्यू को एक कलर कोडिंग स्कीम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उस स्कीम को अगर हम जान लें तो हम किसी भी कलर कोडेड रेजिस्टेंस की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो जो कलर कोड है उसको मैंने इस टेबल के अंदर शो किया है ना। इसको समझना बहुत ही आसान है। बेसिकली हमारे कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उसमें 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स यूज हो रही होंगी ना, और तो कोई नंबर होगा नहीं। तो हमने हर डिजिट के कॉरस्पॉन्डिंग एक कलर जो है वो असाइन कर दिया। जैसे हमने 0 को असाइन कर दिया ब्लैक कलर, जैसे हमने 1 को असाइन कर दिया ब्राउन कलर, जैसे हमने 2 को असाइन कर दिया रेड, 3 को असाइन कर दिया ऑरेंज, 4 को असाइन कर दिया येलो, 5 को असाइन कर दिया ग्रीन, 6 को असाइन कर दिया ब्लू, 7 को असाइन कर दिया वायलेट, 8 को असाइन कर दिया ग्रे एंड 9 को असाइन कर दिया वाइट। तो ये जो ऑर्डर है ये आप ध्यान रख सकते हो। कैसे ध्यान रखोगे, एक फ्रेज है उसको ध्यान रख लो। तो उसमें सबका फर्स्ट लेटर आ जाएगा। तो उसमें आ जाता है बी रॉय, ROY रॉय, ग्रेट ब्रिटेन। तो बी रॉय है कोई बंदा ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ का रहने वाला है, ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला है। हैज वेरी गुड वाइफ, उसकी जो माशुका है, उसकी जो पत्नी है वो बहुत अच्छी है। तो एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट बन गया। तो इससे हमें याद रह जाएगा। इसमें बी से कंफ्यूज मत हो जाना। पहला बी ब्लैक है, दूसरा बी ब्राउन है और तीसरा बी जो है वो ब्लू है। पहला ब्लैक, दूसरा ब्राउन और तीसरा ब्लू है। बी से कंफ्यूज मत हो जाना, बाकी सबके कलर तो आपको पता पड़ ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे 3 कलर और हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड लाइक सपोज करो हो सकता है किसी स्ट्रिप को गायब भी कर दिया आपने। तो ये जो कलर्स हैं ये 4th स्ट्रिप होती है बेसिकली आपकी। ये टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो आपकी टॉलरेंस 5% है, इसका मतलब गोल्ड स्ट्रिप होगी। 10% है इसका मतलब सिल्वर, और 20% है इसका मतलब कोई भी स्ट्रिप नहीं होगी। आपकी 4th स्ट्रिप जो होगी वो गायब हो जाएगी, ठीक है। तो हर कलर को अपनों ने एक डिजिट असाइन कर दी। अब साथ ही साथ में हमारा जो रजिस्टर है, कार्बन बेस्ड रजिस्टर होता है, मैंने बताया था उसका ऑर्डर बहुत कम से लेके बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो ऑर्डर को भी हमने कलर के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। जैसे 1 को हमने रिप्रेजेंट किया है ब्लैक से, 10 की पावर 1 इस ऑर्डर को हमने रिप्रेजेंट किया है। तो 1 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 0, इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 0। तो जो डिजिट थी ना उसी को 10 की पावर के ऊपर लगा दो। तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 इस तरीके से चल जाएगा। यहां तक तो 10 की पावर 9 हो जाएगी। और गोल्ड और सिल्वर में क्या कर दो, 10 की पावर -1 -2 उल्टी गिनती चालू कर दो, है ना, नेगेटिव साइड में उल्टी गिनती चालू कर दो। तो ये एक कलर कोडिंग स्कीम है और इसको यूज करके आप किसी भी कलर कोडेड रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमें ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना। तो इसमें स्कीम क्या है हमारी, जो फर्स्ट स्ट्रिप होती है उसका हम डिजिट लिखते हैं। तो रेड का डिजिट कौन सा था, रेड का डिजिट था 2। तो हमने लिखा पहली स्ट्रिप का डिजिट दैट इज 2। फिर जो सेकंड स्ट्रिप होती है उसका भी हम डिजिट लिखते हैं। सो दैट इज ऑल्सो 2 बिकॉज दैट इज ऑल्सो रेड। फिर थर्ड स्ट्रिप जो होती है उसका हम मल्टीप्लायर लिखते हैं। तो इसका मल्टीप्लायर हो जाएगा 10⁻² क्योंकि थर्ड स्ट्रिप इज ऑल्सो रेड। एंड द फोर्थ स्ट्रिप इज सिल्वर, उसकी हम टॉलरेंस लिखते हैं। तो सिल्वर की जो टॉलरेंस होती है प्लस माइनस कितनी होती है, 10% होती है। तो ये हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि केवल और केवल कलर्स को देख के सोचो हमने इतनी सारी इंफॉर्मेशन को कलर्स की फॉर्म में कोड कर दिया। कोडिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके की इंफॉर्मेशन को यूजिंग सर्टेन रूल्स दूसरे तरीके की इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करना, यही तो होती है कोडिंग, ठीक है। इसके अलावा कुछ थोड़ी ना होता है कोडिंग के अंदर। लोगों को ऐसा लगता है कि कोडिंग कोई बहुत बड़ा काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, पहली स्ट्रिप है येलो। तो येलो की डिजिट कौन सी हो जाएगी, ये रहा हमारा येलो, और येलो की डिजिट हो जाएगी 4। तो पहले कलर की हमें डिजिट लिखनी है। दूसरा वॉयलेट, तो इसकी जो डिजिट है वो कितनी है, 7 है। तो ये हो जाएगी दूसरे की डिजिट 7। फिर तीसरा है ब्राउन, तो ब्राउन की कितनी थी हमारी, ब्राउन की थी 1। तो इसका मल्टीप्लायर लिखना है हमें, तो ये हो जाएगा 10⁻1। एंड फिर गोल्ड है, तो गोल्ड की जो टॉलरेंस होती है वो कितनी होती है, 5% होती है। गोल्ड की जो टॉलरेंस है वो कितनी होती है, 5% होती है। तो फोर्थ स्ट्रिप की हमें क्या लिखनी होती है, टॉलरेंस लिखनी होती है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं यार, ये भी बहुत पॉपुलर
डिमांड में है आजकल कॉन्सेप्ट तो क्या ही है, मतलब एक तरीके की इंफॉर्मेशन है। तो आपको कलर्स दे दिए जाएंगे चारों स्ट्रिप के और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये जो स्ट्रिप्स हैं ये कितने रेजिस्टेंस को, ठीक है, रिप्रेजेंट करिए। हर बार आता है लगभग क्वेश्चन, पिछली बार भी आया था नीट के अंदर, तो ध्यान रखना है, राइट। ये तो बहुत ही अच्छा काम है आपके लिए, बोनस क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो आज के दिन में हमने जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं उनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वैसे बढ़ गया होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बट क्वेश्चंस जब होने लग जाते हैं तो भाई साहब कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका होता है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है हमारा, अक्रॉस अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है और नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, मतलब कहीं कहीं पर वायर पतला है, कहीं कहीं पर मोटा है। द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर, मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको कौन सी वाली क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, करंट जो है वो कांस्टेंट रहती है। कौन कौन सी वेरी करती है, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी करती है। मैंने बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जहां जहां पर वायर पतला होगा वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहां जहां पर वायर मोटा होगा वहां वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। तो ऑब्वियसली हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है। बात करें हम करंट डेंसिटी की, तो करंट डेंसिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि करंट डेंसिटी की तो फॉर्मूले में ही डिवाइडेड बाय एरिया आता है। करंट तो थ्रू आउट कांस्टेंट है, अब जहां जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां वहां पर करंट डेंसिटी कम हो जाएगी, जहां जहां पर एरिया कम होगा वहां वहां पर करंट डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ऑब्वियसली करंट डेंसिटी जो है वो भी वेरी करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट कंडक्टर केवल और केवल तब ही कांस्टेंट होती है जब आपके कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिफॉर्म हो। अदरवाइज आपका जहां पर एरिया कम होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी और जहां पर कंडक्टर का एरिया ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाएंगी। जहां जहां पर फील्ड लाइंस पास पास होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, जहां जहां पर दूर दूर होती है वहां पर कम होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जहां पर ज्यादा होगा वहां पर कम। तो ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ना। आपके एनसीईआरटी के अंदर इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस डाला गया है कि आपको ये चीज समझ में आए, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस। आइडेंटिकल डायमेंशंस का मतलब है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है, कनेक्टेड इन सीरीज। If ρ1 and ρ2 are the conductivities of the metal wires respectively, the effective conductivity of combination is। तो देखो सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड करना है। इतना तो आपको पता होगा ना, वैसे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में। तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है R1 वो कितना हो जाएगा, रो को अपन लिख सकते हैं 1/σ1 टाइम्स L/A, और दूसरा जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1/σ2 टाइम्स L/A। लेंथ और एरिया मैंने सेम रखा है क्योंकि क्वेश्चन में मुझे कह रखा है। तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2, मतलब L/A आ जाएगा कांस्टेंट, अंदर बचेगा 1/σ1 प्लस 1/σ2। तो आप इसको लिख सकते हो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया टाइम्स σ1 प्लस σ2 डिवाइडेड बाय σ1 σ2। तो ये जो चीज है यहां पर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो चीज है, इट इज बिहेविंग लाइक 1/σ इक्विवेलेंट। इट इज बिहेविंग लाइक 1/σ इक्विवेलेंट। विच वन, this σ1 plus σ2 divided by σ1 σ2. So your sigma equivalent जो होगा it will be equals to σ1 σ2 divided by σ1 plus σ2। ये आपकी उस सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जानी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक मैंने करी है और वही मिस्टेक मैक्सिमम बच्चे करते हैं। वो मिस्टेक आपको नहीं करनी। कौन सी मिस्टेक करी है मैंने, कि जब आप दोनों वायर्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो उनकी जो ओवरऑल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसको 2 से ऊपर और इसको 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देना है ना। अब हमारी जो लेंथ हो गई,
वो कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा आर इक्विवेलेंट जो है, अब हम कह सकते हैं हमारा आर इक्विवेलेंट जो है वो हो जाएगा लेंथ इक्विवेलेंट, अच्छा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ए ही रहेगा, टाइम्स 1 सिग्मा इक्विवेलेंट। तो लेंथ इक्विवेलेंट आपने ऑलरेडी कितना बना दिया, 2L बना दिया। तो सिग्मा इक्विवेलेंट जो हो गया 1 सिग्मा इक्विवेलेंट होगा, वो कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2, यानी कि यहाँ पर ट्वाइस भी आना चाहिए। ये गलती मत कर देना, ठीक है ना, मेरे से भी हो गई थी, आप भी मत कर देना ऐसी गलती। तो आपका कौन सा वाला आंसर करेक्ट होगा, ट्वाइस ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अभी मेरे से गलती हो जाती तो मैं ऑप्शन नंबर ए टिक करके आ जाता और नेगेटिव मार्किंग हो जाती, ठीक है। बट ठीक है, आपको गलती नहीं करनी, कंसेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ यार लेंथ डबल हो जाएगी, तो हमारी इक्विवेलेंट लेंथ जो है वो हमें डबल लेंथ 2L लेनी है, इसलिए फिर हमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज ट्रिकी, दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज ट्रिकी। मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना, इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मेरा भी गलत होने वाला था, मैंने देखा है बच्चों को गलती करते हुए, ठीक है ना। मेरे से तो खैर जल्दीबाजी में हो जाती है कई बार। A wire of resistance 4 ohm is stretched to twice its original length। 4 ohm का वायर है, स्ट्रेच किया गया है, स्ट्रेच किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन कर दोगे, मैंने बताया था स्ट्रेच करके क्या कर दिया गया है, डबल बना दिया गया है, 2 टाइम्स लेंथ इंक्रीज कर दी गई। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर टाइम्स, कितने गुना हो जाएगा आपका, 4 गुना हो जाएगा। तो पहले 4 ओम था, 4 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 16 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 ओम हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट लिख दूं मैं, रेजिस्टेंस जो होता है ओवरऑल इट इज एन स्क्वायर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल वायर, यही तो करा था हमने, बिल्कुल सेम फंडा डायरेक्ट यूज होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे काम आती है मेरी पढ़ाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल इज दिस, द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विल बी गिवन। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब यहाँ पे सोचोगे यार सर ने तो मीन फ्री पाथ के बारे में कुछ बताया ही नहीं, है ना। अब थोड़ा बहुत तो दिमाग आप भी लगाओगे, सर ने हालांकि बताया है। देखो यहां से आपका इलेक्ट्रॉन भाई साहब रवाना हुआ और यहां पर आपका पॉजिटिव आयन है, तो जब ये इससे टकराएगा तो टकराने से पहले जितना पाथ ये कवर करता है, दिस पाथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, राइट, दिस पाथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो इस दौरान इसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, कितना फोर्स लगा रही है, E मल्टीप्लाइड बाय E, इतना फोर्स लगा रही है। तो इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया गया है, तो हमने इसको मीन फ्री पाथ से क्या कर दिया, मीन फ्री पाथ से हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इतना वर्क किया है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स ने। अच्छा ये जो वर्क किया है ये बेसिकली आपकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने का काम कर रहा है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है यही आपकी किसके अंदर निकल जाती है, कॉलिजन के अंदर निकल जाती है। बेसिकली यही वो एनर्जी होती है जो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। तो ये आपको कितनी दे रखी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। तो E से E कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ कितना दे रखा है हमें, 4 × 10⁻⁻8 मीटर। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁸8 वोल्ट पर मीटर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, एक 10 अलग कर दो तो 10 डिवाइडेड बाय 2 5 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर, इतना हम इसको लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में ब्लैंक मत हो जाया करो, क्योंकि हमने सब कुछ डिस्कस किया है यार। एक क्वेश्चन आपके इस मिरेकल सीरीज से बाहर नहीं होगा, कोई सा भी एग्जाम दे लो आप, ठीक है, थोड़ा बस दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखो, 3 कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, पहले का है L, दूसरे का A, 2L एंड A/2 एंड L/2 एंड 2A। रेजिस्टेंस इज मिनिमम, तो सबका निकाल लो। पहले वाले का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू ρL/A। दूसरे का हो जाएगा R2 दैट इज रो लेंथ हो जाएगी 2L, एरिया हो जाएगा A/2।
यानी कि 4 टाइम्स रो एल अपॉन ए, है ना। और तीसरे वाले का हो जाएगा रो टाइम्स लेंथ हो गई L/2 और एरिया हो गया 2a, मतलब 1/4 टाइम्स रो एल अपॉन ए। तो आप देख रहे हो कि सबसे गरीब कौन निकला, R3, सबसे कम होगा R3, उससे ज़्यादा होगा R1 और उससे भी 4 गुना ज़्यादा होगा आपका R2। तो सबसे मिनिमम पूछा गया था हमसे, तो मिनिमम किस में होगा, R3। R3 का मतलब है वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a। सो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2a, ये आपका सबसे कम होगा। देखो इसमें आपने दोहरी चोट कर दिया, आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बढ़ा दिया और लेंथ भी कम कर दी, तो ऑब्वियसली आपका रेजिस्टेंस तो कम होना ही था, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया बढ़ा रहे हो, लेंथ कम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस के ऊपर दोहरी चोट कर रहे हो। तो आपका R3 यानी कि 2a वाला जो वायर है वो सबसे कम रेजिस्टेंस वाला वायर हो जाएगा। अ वायर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग 1 मिलीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब लेंथ दे दी गई है, कितनी दे दी गई है, 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। एरिया दे दिया गया है 1 मिलीमीटर का, स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ मिलीमीटर। कैरीज अ करंट, तो हमें I दे दिया गया है कितना, 4 एम्पियर, व्हेन कनेक्टेड टू ए 2 वोल्ट बैटरी, और वोल्टेज दे दिया गया है 2 वोल्ट। तो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा V/I, दैट इज 2/4, दैट इज 1/2। सो हमसे पूछा गया रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी टाइम्स लेंथ 50 × 10⁻² डिवाइडेड बाय एरिया 1 × 10⁻6। तो हमारी रेजिस्टिविटी जो होगी वो आ जाएगी 1 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2 × 50 करोगे तो 100 × 10⁻²। इससे ये चला गया तो केवल और केवल बचेगी 1 × 10⁻6 ओम इंटू मीटर, 1 × 10⁻6 ओम इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। द masses of the wires of copper is in the ratio of 1:3:5। देखो कितना अलग तरीके से पूछा गया क्वेश्चन, मास का रेशियो दे रखा है, एंड दियर लेंथ्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3:1। द रेशियो ऑफ दियर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज, ठीक है। तो देखो मास जो होता है ना, मास जो होता है इट इज इक्वल्स टू डेंसिटी। अब डेंसिटी सारे के सारे कॉपर के बने हुए हैं तो सबकी सेम होगी, है ना, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को अपन लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो हमें मासेस का रेशियो कितना दे रखा है, 1:3:5 दे रखा है ना। तो हमें m1 दे रखा है, सपोज करो 1, m2 दे रखा है, सपोज करो 3, और m3 दे रखा है हमें, सपोज करो 5। और लेंथ का जो रेशियो है L1 वो हमें दे रखा है कितना, ठीक है, वो हमें दे रखा है 5, और L2 हमें दे रखा है एक तरीके से 3, और L3 हमें दे रखा है एक तरीके से 1। ऐसे हमें रेशियो दे रखे हैं। तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो निकाल सकते हैं, है ना। तो हमें पता है कि M1 रेशियो M2 रेशियो M3 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमें पता है। L1 L2 L3 हमें दे रखा है, तो क्या हम A1 A2 और A3 का रेशियो निकाल सकते हैं? तो निकाल तो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एरिया है इट इज नथिंग बट मास डिवाइडेड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय एल, मास डिवाइडेड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय एल। तो हमारा A1 जो होगा वो एक तरीके से किसके इक्वल हो जाएगा, मास कितना है 1 और लेंथ कितनी है 5। हमारा जो A2 है वो एक तरीके से किसके इक्वल हो जाएगा, मास कितना है 3, एरिया कितना है, सॉरी लेंथ कितनी है 3, तो 3 × 3 के इक्वल हो जाएगा। सॉरी मैं इनटू गलत कर रहा हूं, उल्टा करना है मुझे काम। मास कितना है 1 और लेंथ कितनी है डिवाइडेड बाय 5। डेंसिटी तो सबकी सेम है ना, तो रेशियो की फॉर्म में लिख रहे हैं। A2 की बात करें तो मास कितना है 3 और लेंथ कितनी है अगेन 3। और अगर अपन A3 की बात करें तो A3 हो जाएगा, मास कितना है 5
और लेंथ कितनी है एक तरीके से 1। डेंसिटी को गायब कर दो क्योंकि वो सबके लिए कांस्टेंट है, 1 रेशियो की टर्म में बात कर रहे हैं। तो A1 A2 और A3 जो है वो हमें पता पड़ गया। अब रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, रो टाइम्स L अपॉन A। नाउ दिस रो इज रेजिस्टिविटी है ना, बट अगेन इट इज कांस्टेंट तो इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा R1 जो होगा इट विल बी इक्वल टू L, तो L1 कितना है हमारा 5 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 1 डिवाइडेड बाई 5, तो एक तरीके से 25 हो गया। R2 जो है वो कितना हो जाएगा, लेंथ है 3 और एरिया है 3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 1, तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है ना। फिर R3 की अपन बात करें तो लेंथ कितनी है 1 और एरिया है आपका कितना 5, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5। तो आपका R1 रेशियो R2 रेशियो R3 जो है, ये मैथ्स का क्वेश्चन ज़्यादा बन गया, 25 रेशियो 3 रेशियो 1/5 होगा। तो आप अगर इसको विदाउट फ्रैक्शन रेशियो की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 125 रेशियो 15 रेशियो 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए, 125 रेशियो 15 रेशियो 1। तो सब कुछ रेशियो की टर्म्स में है यार बस, और मेन फंडा जो है ना वो ये है कि मास जो है वो एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बिकॉज डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वायर। तो इस क्वेश्चन को आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। देखो मैं रेशियोज के साथ डील थोड़ा सा छोटे बच्चों की तरह करता हूँ, है ना, कि मैं रेशियोज को नंबर ही मान लेता हूँ, तो मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। फंडा और कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बस ध्यान रखना है, वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L and radius R has a resistance of 100 ohm. If it is recast into a wire of radius R/2, the resistance of new wire will be। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना रिकास्ट, रिकास्ट का मतलब है आपने उसी वायर को पिघला पिघलू के उसकी रेडियस कम करी है, मतलब आपका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी पहले हम वो पता लगाएंगे। तो शुरुआत में हमारा एरिया था पाई आर स्क्वायर और लेंथ थी L, बाद में एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और लेंथ हो गई L डैश। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, L डैश की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स L। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चे इसको मिस करेंगे। ठीक है, तो हमारी लेंथ इसके इक्वल आ गई। ठीक है, शुरुआत में हमारा रेजिस्टेंस था कितना, रो L अपॉन A इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर, और बाद में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, रो मटेरियल आपका सेम रहा, लेंथ हो जाएगी L डैश डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगा पाई आर डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आपने कितनी कर दी R/2 कर दी। तो ये हो जाएगा रो L डैश की जगह अपन लिख सकते हैं 4 टाइम्स L, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 होगा, वो भी ऊपर चला जाएगा, तो ओवरऑल 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर, यानी कि 16 टाइम्स R। तो शुरुआत में हमारा रेजिस्टेंस कितना था 100, तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स 100 दैट इज 1600 ओम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ बच्चों, ये जो स्ट्रेच करने वाला, रिकास्ट करने वाला, ये वर्ड जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान दो, इसको पकड़ना है आपको, इसको नहीं छोड़ना। ठीक है ना। When 5 volt potential difference is applied across a wire of length 0.1 meter, the drift speed of electron is this। तो हमें वोल्टेज दे रखा है 5 वोल्ट, ठीक है, हमें लेंथ दे रखी है अक्रॉस ए वायर ऑफ लेंथ दे रखी है हमें 0.1 मीटर, हमें ड्रिफ्ट स्पीड दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर इज दिस, तो स्मॉल n दे रखा है हमें 8 इंटू 10⁻28 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल इज क्लोज टू। तो हमें पता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल होती है, बिल्कुल आखिरी जो हमने किया था फंडा कि रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हुआ करती थी। तो सबसे आखिरी चीज जो हमने करी थी ये रही कि रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होती है, मास डिवाइडेड बाय n टाइम्स ई स्क्वायर टाइम्स टाउ। ठीक है, तो इसको हमें यूज करना है। इट इज मास डिवाइडेड बाय n
ई स्क्वायर टाइम्स टाउ। अब देखो हमें इसमें से क्या क्या दे रखा है, हमें इसमें से क्या क्या दे रखा है। हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफकोर्स दे रखा है, ठीक है ना, हमें स्मॉल एन भी दे रखा है, बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए गायब है। बाकी सारी चीज़ें हम कहाँ से लेके आएंगे, हमें तो वोल्टेज लेंथ दे दिया गया है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें दे दी गई है। अब यार इसको हमें कैसे भी करके क्या करना है, मोल्ड करना है। हमारा एक और रिलेशन होता है, जो आई होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, एन ई ए वी डी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, एन ई ए वी डी के इक्वल होता है। और जो वोल्टेज होता है वो किसके इक्वल होता है, आई इंटू आर। आई का मतलब हो जाएगा एन ई ए वी डी, और रेजिस्टेंस का मतलब हो जाएगा रो टाइम्स एल अपॉन ए। ठीक है, तो देखो मिसिंग पीसेस मुझे मिल गए, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, तो वोल्टेज कितना हो गया मेरा, एन ई टाइम्स वी डी टाइम्स रो टाइम्स एल। तो यहां से जो रो की वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, वोल्टेज डिवाइडेड बाय नंबर डेंसिटी टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स टाइम्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाइम्स लेंथ। और अब मेरे पास में सारी की सारी चीजें हैं, अब मेरे पास में सारी की सारी चीजें हैं। वोल्टेज मुझे कितना दे रखा है, 5 वोल्ट दे रखा है। नंबर डेंसिटी मुझे कितनी दे रखी है, 8 इंटू 10⁻28 दे रखी है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता है 1.6 इंटू, मैं इसको उधर की तरफ लिख देता हूं, यहां पे जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है, तो इसको अपन इधर की तरफ लिख देते हैं। वोल्टेज हमें दे रखा है कितना, इसको मिटा देते हैं, है ना, इसका कुछ काम नहीं है, ये वाला रास्ता हमारा काम नहीं आ रहा था। तो अब हम देखेंगे कि हमारी जो रेजिस्टिविटी है, वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट। फिर नंबर डेंसिटी कितनी है हमारी, नंबर डेंसिटी है हमारी 8 इंटू 10⁻28, है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 2.5 इंटू 10⁻⁻4, और लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 0.1 मीटर दे रखी है। लेंथ कितनी दे रखी है, 0.1 मीटर दे रखी है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो आपके जो ऑप्शंस है ना, उसमें सब में नंबर जो है वो 1.6 है, मतलब हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल ऑर्डर चेक करना है कि ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे हमारा ऑर्डर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। ये नंबर्स मैंने अलग कर लिए। पावर्स देखो कितनी है, यहां पे है 28, यहां पे है -19, तो 28 - 19 करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, बचेगा हमारा 9, है ना। फिर यहां पर पावर कितनी है, -4, तो 9 - 4 करोगे तो पावर कितनी बचेगी, 5 बचेगी। और 0.1 का मतलब ही होता है 10⁻⁻1, तो 5 में से और -1 कर दिया तो कितनी बचेगी, 10⁻4, और उसको ऊपर ले जाओगे तो कितना बचेगा, 10⁻⁻4 बचेगा। अब 8 इंटू 2.5 कितना होता है, ठीक है, उसको भी देख लो एक बार। तो ये हो जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6, 40 बचेगा 4, और ये हो जाएगा आपका 20। तो 8 इंटू 2.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻4। तो 20 को आप 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो नंबर आएगा वो 20 से बड़ा ही आएगा, और 5 को 20 से बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली जो नंबर आएगा वो लेस देन 1 आएगा। तो अगर आप उसको 1.6 समथिंग लिखना चाहते हो, है ना भाई, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना, ये जो 5 इंटू 20 इंटू 16 है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका नंबर लेस देन 1 आएगा। अब उसको आपको ग्रेटर देन 1 बनाना है तो आपको उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ओवरऑल 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी कि आपकी जो ओवरऑल पावर है वो कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻5 हो जाएगी। ठीक है, मैंने अपना जुगाड़ लगाया है, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी करके वेरीफाई करना इस आंसर को कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁵। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि इसमें जो रिलेशन है ना वो हमें डायरेक्ट नहीं पता था, हमें दो रिलेशंस को मिक्स करके फिर हमारा रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ा, एंड दिस मेक्स दिस क्वेश्चन वेरी ब्यूटीफुल, है ना।
बाकी कैलकुलेशन जो है वो तो खैर एक अलग चीज़ है, वो तो आप अपने तरीके से कर सकते हो। मेरा तरीका मैंने ऑलरेडी बता दिया, बहुत बच्चों वाला तरीका है। सपोज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ मटीरियल वेरीड विथ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज वी डी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ई। वैसे तो देखो हमें पता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मोबिलिटी वाला कंसेप्ट देखा था। तो हमें वी आई ग्राफ पता लगाना है कि वो कैसा होगा, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन कैसा होगा। सो देखो वोल्टेज का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और करंट जो होता है वो होता है आपका एन ई ए वी डी, है ना। सो वी डी जो है वो आपको दे रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रूट ई के। तो ये हो जाएगा आई इज इक्व टू एन ई ए सम कांस्टेंट, तो उसको मैं लिख देता हूं के टाइम्स रूट ई। ये आपको वी डी की वैल्यू दी हुई है, के टाइम्स रूट ई, ठीक है। अब यहां से ई की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकल के आ रही है, वी अपॉन एल। और यहां से ई की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकल के आ रही है, आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम कांस्टेंट। भाई ये जो एन ई ए के है इनका स्क्वायर करोगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी फॉर अ गिवन वायर। हमें तो करंट के ऊपर देखना है कि करंट के ऊपर कैसा मामला चल रहा है हमारा। सो अब दोनों को अगर अपन रिलेट करें तो हम देखेंगे, अच्छा इसको भी अपन v डिवाइडेड बाय सम कांस्टेंट लिख देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, हमारा जो वायर है वो कांस्टेंट लेंथ वाला है, ठीक है। इसको एक बार अपनों ने, तो अब हम अगर दोनों को रिलेट करें तो हम देखेंगे कि v अपॉन सम कांस्टेंट जो होगा, v अपॉन सम कांस्टेंट जो होगा वो आई स्क्वायर अपॉन सम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। मतलब वोल्टेज जो है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होगा। यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो आपकी बार पैराबोलिक कर्व होगा। और इनफैक्ट आप जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाओगे उसके स्क्वायर की फॉर्म में, करंट को डबल कर दोगे तो वोल्टेज 4 गुना हो जाएगा, करंट को ट्रिपल कर दोगे तो वोल्टेज 9 गुना हो जाएगा। यानी कि आपका कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखाई देगा आपको, है ना। करंट बढ़ेगा तो सही, करंट के बढ़ाने पे वोल्टेज, बट उसकी रेट भी बढ़ रही है क्योंकि स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वोल्टेज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर इन दैट केस। एक हाइपोथेटिकल केस जो है वो डिस्कस किया है आपसे, सब कुछ इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं अपन। मटेरियल बी हैज ट्वाइस द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ए, है ना, ऑफ ए। अ सर्कुलर वायर मेड ऑफ बी हैज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ वायर मेड ऑफ ए, ठीक है। सर्कुलर वायर मेड ऑफ बी हैज ट्वाइस द डायर, सर्कुलर वायर का मतलब है यहाँ पे सिलेंड्रिकल वायर होगा, ठीक है ना, उसको सर्कुलर गलत लिख रखा है। हैज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ वायर मेड ऑफ ए। तो डायमीटर ऑफ बी जो है, डायमीटर ऑफ बी जो है ये हमें गिवन है, B has twice the diameter of wire made of A, twice the diameter of A, ऐसा हमें दे रखा है। यानी कि ऑब्वियसली हमारी जो रेडियस ऑफ B होगी इट विल ऑल्सो बी ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ A के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब हमारा एरिया जो होता है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया ऑफ B जो होगा वो 4 टाइम्स एरिया ऑफ A के इक्वल हो जाना चाहिए, इतना हमें पता पड़ गया। सो फॉर द टू वायर्स हैव द सेम रेजिस्टेंस, तो हमारा B का रेजिस्टेंस और A का रेजिस्टेंस जो है वो सेम है, मतलब ठीक है। और रेजिस्टिविटी जो है उनके बारे में हमें क्या कह रखा है, मटेरियल B हैज ट्वाइस द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब भी रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है ना। B हैज ट्वाइस द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ B इज ट्वाइस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ A, ऐसा भी हमें दे रखा है। सो रेजिस्टेंस ऑफ B इज नथिंग बट रो B times length of B divided by area of B, and resistance of A is nothing but rho A times length of A divided by area of A. So length of B divided by length of A is nothing but rho of A divided by rho of B times area of B divided by area of A. So rho of A डिवाइडेड बाय रो ऑफ बी,
तो रो ऑफ बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, रो ऑफ बी की जगह आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ रो ऑफ ए, एंड ए ऑफ बी की जगह आप क्या लिख सकते हो 4 टाइम्स एरिया ऑफ ए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, एंड 4 डिवाइडेड बाय 2 बचेगा ट्वाइस डिवाइडेड बाय 1। तो आपका जो रेशियो होगा हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा 2:1। सो मेन जो चीज़ थी वो आपको आई होप समझ में आ गई होगी। हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। न्यूमेरिकल से केवल और केवल हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसको हमने और ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करी है, और ऐसे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आप भूखे बन जाओ। मैंने आपको बता दिया ना कि अगर आप मिरेकल सीरीज से पढ़ाई कर रहे हो तो आप न्यूमेरिकल्स के तो भूखे बन जाओ। अपने फ्रेंड्स को चैलेंज दे के रखो कि यार ये पर्टिकुलर टॉपिक हमने मिरेकल सीरीज से कंप्लीट कर लिया है, अब इस टॉपिक के ऊपर हमें कोई सा भी क्वेश्चन दे दो। भूखे बन जाओ क्वेश्चंस के, तब आपको पता चलेगा कि आपका मिरेकल सीरीज के थ्रू कॉन्फिडेंस कितना ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज हो रहा है। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। हमारे हर मिरेकल सीरीज के वीडियो की तरह मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।